एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम आपने ये ज़रूर कहा होगा कि संडे को जो मॉक टेस्ट है उसको स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ऐसा है कि मैं अगर ये टेस्ट दे देता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अगर ये टेस्ट दे दूँ मेरा मार्क्स कम आए तो मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो सकता है। ऐसा नहीं है, ठीक है? इसी को कहते हैं द प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। यही वो लूप है जिसमें हर वो स्टूडेंट फंस जाता है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो आज ये वीडियो हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। अगर मैं अज्यूम करती हूँ एक लीड एस्पिरेंट को फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसे स्केड्यूल दिया गया है कि उसका संडे को टेस्ट है। दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट होगा जिसकी आदत क्या होगी ना, उसका सिलेबस एक बार पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बट उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाकर टेस्ट को दे, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर बाई चांस उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसे लगेगा कि हाँ मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैं आई एम नॉट फिट फॉर दिस, आई एम नॉट फिट फॉर एनीथिंग एज सच। ऐसा हो सकता है, ठीक है। या उसको लग सकता है कि मैं तो इतना मेहनती स्टूडेंट हूँ, मैंने इतना मेहनत किया, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, करके वो टेस्ट नहीं देता है। ऑल्दो उसका सिलेबस एक बार कंप्लीट था, लेकिन वो उस प्रोक्रेस्टिनेशन, उस फियर के चक्कर में वो टेस्ट को छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरा आता है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी जो है उसका सिलेबस हो सकता है कि 50% कंप्लीट है और लाइक वॉट एवर पार्शली कंप्लीट है, लेकिन उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाकर टेस्ट दे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो 100% कंप्लीट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ अभी। व्हेन आई कंप्लीट माई सिलेबस इन अ परफेक्ट वे, देन आई एम गोइंग टू गो एंड गिव द टेस्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। यही तो विशियस ट्रैप है, द विशियस ट्रैप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ दिस लूप, ठीक है। मैं इस विशियस लूप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन को 4 फेज में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला फेज आता है द पोस्टपोनमेंट फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट जो है वो सिलेबस को देखता है मॉक टेस्ट के शेड्यूल को, उसको ये रियलाइज होता है कि उसका बहुत सारा बैकलॉग्स है, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम ये बैकलॉग को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट दे देंगे। दूसरा जो फेज आता है वो है द बैकलॉग एवलांच। नाउ व्हाइल ट्राइंग टू कवर दिस सिलेबस, ठीक है, वो अपना जो बैकलॉग का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है ना, चैप्टर जो है वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं रोका जाता, बिकॉज उन्हें भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है कि उसमें उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाता है, बट व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू complete the backlog of his previous chapters, and because of that उसका और बैकलॉग होते जाता है, ठीक है। मतलब वट एवर द करंट टॉपिक ही इज इनटू, उसका भी बैकलॉग बन जाएगा, एंड देन देयर विल बी द पाइल ऑफ बैकलॉग्स बाय द एंड ऑफ द मंथ मे बी। तीसरा जो फेज आता है, फेज सी, दैट इज द पैनिक फेज, ठीक है। मॉक टेस्ट 2 अराइव्स। नाउ द सिलेबस बैकलॉग हैज जस्ट डबल्ड, ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। पैनिक स्टार्ट्स कि अब तो मैं ये टेस्ट नहीं दे सकता, मेरे 5 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं और मे बी 10 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर मैं स्कोर करता हूँ बहुत ख़राब स्कोर करूँगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं खुद को क्या बताऊँगा, क्या जवाब दूँगा। तो वो जो पहला जो मॉक टेस्ट उसने नहीं दिया, एक तो उसका बैकलॉग उसके सर पे है, फिर अभी जो करंट टॉपिक जो स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा था इंस्टीट्यूशन में, वो उस टॉपिक का भी बैकलॉग को अपने ऊपर बोझ बना के रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर से वो उसको पोस्टपोन कर देता है, एंड देन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट अराइव्स, एंड देन द नेक्स्ट, एंड देन द नेक्स्ट। फेज डी, द अल्टीमेट फेलियर। अब क्या होगा ना, स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, एग्जाम हॉल में एंटर करता है और अब उसने कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, एक कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया है, इस डर से कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। अब वो एक फाइनल टेस्ट में बैठा है, उसके पास कोई फर्दर एक्सपीरियंस नहीं है, वो पैनिक करेगा, उसको पसीना आएगा, उसको घबराहट होगा, वो टेस्ट को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, जो उसको आता होगा वो भी वो भूल जाएगा, एंड दिस इज द अल्टीमेट फेलियर। अब तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज उसने पूरे साल को इस तरीके से ही प्रोक्रेस्टिनेट कर करके बर्बाद कर दिया था। सो दीज आर द 4 phases, the 4 dangerous phases of the procrastination loop. Every student who is preparing for any exam faces the same thing. डिफरेंस ये है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअली एक
अच्छे स्टूडेंट, एक गुड स्टूडेंट, एक प्रॉपर स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एन एवरेज और अ लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट, ठीक है। आप एक टाइमर लगा के टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि अरे मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रेशर की वजह से मैं वो फॉर्मूला, जो फिजिक्स का वो फॉर्मूला जो मैंने याद करने में इतना मेहनत लगाया, जो 2 दिन लगाया मैंने इसे याद करने में, कहीं वो मैं भूल तो नहीं गया हूँ। तो ये आपको मॉक टेस्ट ही बता सकता है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन इज अ टोटल मिथ, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट रहे या वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे या वो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहे, कभी भी कोई भी स्टूडेंट का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हो सकता है। लाइक दिस इज द ब्रूटल ऑनेस्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू टुडे। स्टूडेंट्स जो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको क्या लगता है कि टॉपर्स जो है वो टेस्ट तभी देते हैं जब वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ऐसा नहीं है। इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, टॉपर्स यूज these tests to find what they don't know, and they just do not show off, or they are not giving the test to prove the other students of the class. They are not performing or giving the test because they think कि people will consider them as king or queens. No, they are giving test to analyze कि उनमें क्या फॉल्ट रह गया है, उन्होंने पूरी तैयारी जो की है उसमें क्या क्या मिसिंग शॉर्ट्स है। कभी कभी ये भी होता है कि टॉपर स्टूडेंट जो है वो 1-2 चैप्टर छोड़ के चला जाए बिकॉज उसको टाइम नहीं मिला शायद पढ़ने का, शायद टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चैप्टर क्लास में अटेंड कर लिए हैं तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। ऐसा हो सकता है कि इन योर सबकॉन्शियस माइंड कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में स्टोर्ड हो और आप उसको अप्लाई कर लें और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। सो यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन योर माइंड, बट मॉक टेस्ट आर दोज which can help you to understand and analyze कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। Now I have few solutions to this infinite loop of disasters, ठीक है। Solution number 1, shift the mindset, diagnostic versus evaluator. Now you have to stop treating a mock test like the final judgment result, okay? Treat it like a medical x-ray. जैसे x-ray में क्या होता है ना, आप एक्सरे करवा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई बोन में कुछ डैमेज है, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रीट करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लेके बैठ जाएंगे कि अरे मेरा हड्डी टूट चुका है अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। सिमिलर मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपका मॉक टेस्ट में कुछ स्कोर खराब आ रहा है तो आपको उससे क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट्स है जिसमें मैं लैक करता हूँ, ये टॉपिक्स है जिसमें मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये वो फॉर्मूला है जो मैं एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ, मैं उसको एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लूँगा ताकि इन फ्यूचर मुझे याद रहे वो। पता है ऐसा होता है, मतलब आपने शायद कभी गौर फरमाया होगा उसमें कि जो मॉक टेस्ट में आपने गलती की, जब आप आंसर की चेक कर रहे हैं ना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको लगेगा कि ओ अच्छा मैंने ये गलती की थी, और अब वो क्या होगा ना, अब वो आपके दिमाग में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ा है और मैं बार बार इसे भूल रहा हूँ, तो इसको मुझे दिमाग में रखना होगा। सेकेंड सॉल्यूशन जो है वो है द 50% सिलेबस रूल, ठीक है। अगर आपने सिलेबस 50 to 60% भी कंप्लीट करके रखा है ना, तो आप जाके टेस्ट के लिए बैठ जाइए, ठीक है। और जो भी अनस्टडीड पोर्शंस है आप उसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि आप मतलब आप जब टेस्ट दे रहे हैं ना तो आप एक बार चेक करिए, वो अनस्टडीड पोर्शंस को रीड करिए और आप देखिए कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आप जब टेस्ट दे रहे हैं तभी उसको एक स्टार मार्क लगा दीजिए या एक सर्कल मार्क लगा दीजिए कि वो टॉपिक आपको पता ही नहीं था, सो दैट इन फ्यूचर आप जिस टॉपिक्स को अटेम्प्ट करके आ चुके हैं तो आपको पता है कि हाँ मेरे ये टॉपिक जो है ये अब स्ट्रांग हो चुका है। तो अब मुझे जब जब लेटर ऑन जब उसको पढ़ना पड़ेगा तो मुझे बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो अनअटेम्प्टेड टॉपिक्स है जो आपको संडे में ब्रेक्स मिलते हैं या फिर आपको कोचिंग से आने के बाद जो टाइम मिलता है तो आप उसमें उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो बैकलॉग है वो भी नहीं बनता जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठकर आते हैं और उसके बाद फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी आता है ना, वो है द पोस्टमार्टम स्ट्रैटेजी। आपने मतलब देखा होगा, अगर आपका टेस्ट जो है वो 3 घंटे का है, ठीक है, तो ये जो 3 घंटे का टेस्ट है ना, आपको उसको इक्वल या उससे ज़्यादा टाइम देना होगा एनालाइज करने में भी। बिकॉज मॉक टेस्ट देना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से अपने मिस्टेक्स को देख रहे हैं, वो एक मॉक टेस्ट को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। आप सब देख लिया कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपको 300 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, लाइक इफ इट्स अ नीट मॉक टेस्ट, और आपको 120 मार्क्स आ रहे हैं 300 में इफ इट्स अ जेई मॉक टेस्ट।
पर आप बस उसे छोड़ दे रहे हैं। ना आप उसका आंसर की देख रहे हैं, ना आप ये देख रहे हैं कि आपने क्या उसमें मिस्टेक किया है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो टेस्ट का कोई इफेक्टिवनेस नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है? या फिर आप जो भी करियर के लिए मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब, ठीक है? तो अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, आप उसे 3 घंटे दीजिए। अगर वो 4 घंटे का मॉक टेस्ट है, आप उसे 4 घंटे दीजिए। 4 घंटे से ज़्यादा आप उसे टाइम दे दीजिए। मतलब आपको जितना टाइम एनालाइज़ करने में लग रहा है, अगर आपको पूरा 1 दिन लग रहा है एनालाइज़ करने में, आप उसे पूरा 1 दिन एनालाइज़ करने में दे दीजिए। अगर आप कुछ एक चीज़ जैसे एक टॉपिक अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मैं मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने में इतना टाइम दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं एक कोई नया टॉपिक पढ़ लेता। इट्स कम्प्लीटली ऑफ नो यूज़। जो आप वो एक पूरा दिन उसको एनालाइज़ करने में टेस्ट को दीजिएगा ना, उससे आपको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो जो टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप नेक्स्ट टेस्ट में दे दीजिएगा, तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा ये पॉइंट्स जो था वो लैगिंग था, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो होते जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट को एम्पल ऑफ टाइम दे दीजिए ताकि आप उसको प्रॉपर एनालाइज़ कर सकें और अपने मिस्टेक्स को देख सकें। जैसे 3 बकेट्स होते हैं, मैं इसे 3 बकेट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है? एक पहला आता है सिली मिस्टेक्स वाला बकेट। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने जो मिस्टेक्स किए हैं वो सिली मिस्टेक्स हैं। जैसे आपको उसका आंसर पता था पर आपने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, लाइक इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, रॉन्ग को राइट पढ़ लिया, या ऑप्शंस को गलत चूज कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो ये सिली मिस्टेक्स वाले, मतलब आपको आंसर आता था, आपने शायद गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जबकि आपको पता था कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पर शायद हड़बड़ाहट में आपने कुछ गलती कर दिया। एक वो सिली मिस्टेक्स वाला आ जाता है। एक आ जाता है टाइम मैनेजमेंट एरर्स, कि आपको लग रहा है कि कोई फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और उसमें कैलकुलेशन एरर कर दे रहे हैं, ठीक है? और एक तीसरा जो आता है वो एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल गैप रहता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है उस टॉपिक का। आप उस क्वेश्चन को इसलिए गलत किए क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, मे बी आपने पढ़ा हो, आपके दिमाग से निकल गया हो, आपको बेसिकली वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वो होता है एक थर्ड वाला बकेट। तो ये 3 बकेट आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एक एनालिसिस पर वीडियो मैं अलग बना दूंगी, इफ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। समटाइम्स प्रोक्रास्टिनेशन हैपेंस। व्हाई प्रोक्रास्टिनेशन हैपेंस? बिकॉज अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, मतलब उसके बाद आपको कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपको लग रहा है कि अरे मैं मॉक टेस्ट नहीं भी देता हूँ, किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं ना, ये बहुत मतलब एक सीरियस केस है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर डर पैदा करना है और एक फियर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ये फियर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये फियर कॉन्ट्रैक्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ बना सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। तो आप पापा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बना लें कि अगर पापा मैं इनवैलिड रीजन की वजह से अगर मॉक टेस्ट को छोड़ देता हूँ, तो आप क्या करना, मेरे से 48 आवर्स के लिए मेरा स्मार्टफोन ले लेना। या अगर आपको पेरेंट्स से ये नहीं लगता कि पेरेंट्स वाला इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो आपका कोई अगर फ्रेंड है जिससे आपको लगता है कि वो क्या सोचेगा, तो मैं अगर उसको बोल देता हूँ कि अगर मैं ये टेस्ट नहीं देता हूँ ना, तो मेरे को कोई ऐसा पनिशमेंट दे देना। एंड द पार्टनर ऑल्सो हैज़ टू बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा भी इग्नोरेंट हो, बिकॉज अगर वो इग्नोरेंट हो गया ना, तो आप वापस से फिर से उसी लूप में फंस जाएंगे। इसलिए आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये कोई भी एक स्ट्रिक्ट इंसान के साथ बनाना है जो आपको कंप्लीटली देख सके कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फाइनली आई टोल्ड यू दैट हाउ मॉक टेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट। लाइक इफ यू आर क्राइंग फॉर अ 300 out of 720 score, like if you are preparing for NEET, or you are crying for 120 out of 300 score if you are preparing for JEE, now like in the month of July or like in the month of August, now that will be considered a total blessing, because now you have ample of time, you have the time to see what mistakes you are making, आप क्या सुधार कर सकते हैं। सो मैं आपको लास्ट में यही सलाह दूंगी, आई जस्ट टेल यू to do this. Like if you have a calendar at your home, open that. If you do not have a calendar in your home, you can just open your calendar app in your phone, and what you have to do, you have to mark your mock test date, कि इस डेट पे मेरा मॉक टेस्ट है और मैं कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ
जितने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। एंड इवन इफ मेरा सिलेबस पूरे 100% तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, मैं उसको 60% ही कंप्लीट कर पाता हूँ, 30% ही कर पाता हूँ। मैं जाके कम से कम मॉक टेस्ट लगाऊंगा उन टॉपिक्स का जो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। So that's all for today. Thank you for watching. Do like and share to whoever needs